हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विज़न एकेडमिक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, डेली लेके आ रहा हूँ, तो उसी टेस्ट सीरीज़ में आज 5वीं टेस्ट सीरीज़ हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज़ में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ आपके चाहे एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल का आने वाला एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा एक नया बैच एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल के लिए शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी पीएसएस विज़न एकेडमी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए लिखा हुआ है 2 pipes can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then the tank will be filled is in how much time? 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बता सकता है। जैसे ये क्वेश्चन जो है बेटा पाइप एंड सिस्टम का है, तो क्वेश्चन में कह रहा है पहला जो पाइप है वो टंकी को 20 मिनट में भर रहा है और जो अगला पाइप है वो टंकी को 30 मिनट में भर रहा है। पहला पाइप टंकी को 20 मिनट भर रहा है, अगला पाइप टंकी को 30 मिनट में भर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 20-30 का एलसीएम ले लूँगा। तो 20-30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। कितना होता है? 60। इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 60 लीटर है। तो टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। तो बताओ अगर पहला वाला पाइप 60 लीटर 20 मिनट भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 60/20 कर दीजिए। 60/20 करेंगे 3 लीटर पर मिनट आ जाएगा ना। और ये जो 3 लीटर पर मिनट है ये पहले वाली पाइप की क्या एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब होता है पर यूनिट टाइम में किया गया काम। अच्छा, 60/30 करेंगे तो कितना आएगा? 2 लीटर पर मिनट आ जाएगा। इसका मतलब जो अगला वाला पाइप है टंकी को 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है। और क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया है तो टंकी को अभी भी 60 ही लीटर भरना होगा। लेकिन अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर लीजिए, प्लस कर लिए। तो 3 2 5, तो 60/5 करेंगे कितना आएगा? 12 मिनट। 12 मिनट में टंकी पूरी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 12 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एसआई से है। क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स ₹2000 विल अमाउंट टू ₹2100 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ अर्ली। कितने वर्षों में 2000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर मिश्र धन ₹2100 हो जाएगा यदि ब्याज प्रत्येक छमाही लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आसान है। सबसे पहले देखो बेटा प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपये है। कितना है? प्रिंसिपल 2000 रुपये है ना। अमाउंट कितना है? अमाउंट हमारा 2100 रुपये है ना। तो बताओ एसआई कितना होगा? एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोले तो ब्याज कितना होगा? 100 रुपये होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपये होगा। ठीक है, अच्छा ब्याज की दर कितनी बेटा? 10% है। लेकिन ये जो 10% ब्याज की दर है ये पर ईयर दिया गया, लिखा हो ना 10% वार्षिक ब्याज की दर। लेकिन हमें जो आंसर निकालना है वो छमाही के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो जब भी छमाही के रिस्पेक्ट निकालना है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? HY का मतलब हाफ ईयर में। तो कुछ नहीं करना है, 10 को 2 से भाग दीजिए 5%। क्लियर है? ठीक है, अगर यहाँ ईयरली होता तब मैं 10% ही लेता, क्योंकि हाफ ईयरली तो मैं कितना लूँगा? 5% लूँगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लगा दिए? SI बराबर PRT/100। SI कितना है? 100 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा? 100 है। क्लियर है? ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। रेट कितना है? 5 है। टाइम हमें निकालना है डिवाइडेड बाई क्या? 100। ये 0 0 कट गया, 1 0 ये भी कट गया ना। तो 10 बराबर क्या आ गया? 5 दूना 10, 10T। तो T बराबर कितना आ गया? 1। T बराबर ये जो 1 आया है ये 1 ईयर नहीं आया, ये 1 क्या आया? हाफ ईयर आया है। 1 क्या आया? हाफ ईयर आया है। तो 1 हाफ ईयर का मतलब क्या हुआ? 6 महीने। इसका मतलब 6 मंथ में हमारा पैसा 2000 से 2100 हो जाएगा छमाही के रिस्पेक्ट में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आंसर है 6 महीने मतलब 0.5 ईयर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4th ऑप्शन 0.5 ईयर। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है।
कह रहे 12 years hence a man will be 4 times as he was 12 years ago, his present age is। 12 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 12 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो जिस भी बंदे की बात हो रही है, मान लो उसकी प्रेजेंट एज, बेटा प्रेजेंट एज मान लो x ईयर है, कितनी है x ईयर है। ठीक है, जिस भी बंदे की बात हो रही है उसकी प्रेजेंट एज कितनी x ईयर है। ठीक है, मान लो 12 साल बाद 12 ईयर आफ्टर, 12 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो 12 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा 12 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 12 ईयर बिफोर की बात करूं, अगर मान लो प्रेजेंट में वो x का है तो 12 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 12 का रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 12 साल पश्चात उसकी आयु 12 साल पहले की आयु का 4 गुना हो जाती है। इसका मतलब जो x + 12 है वो 4 गुना हो जा रहा है किसका, x - 12 का, यही कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि 12 साल पश्चात उसकी आयु 12 साल पहले की आयु का कितना हो जा रही, 4 गुना हो जा रही। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। x + 12 = कितना होगा, 4x - 12 × 4 = 48। तो 4x में से x गया, कितना बचा, 3x आया। तो 3x बराबर कितना आ गया, 48 में 12 जोड़ लो 60, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। 60/3 कितना होगा, 20। इसका मतलब प्रेजेंट में वो बंदा कितने साल का है, 20 साल का है। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारी क्वेश्चन आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, और आप देख रहे हैं इसी तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको होल नंबर या पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। बेटा आज के बाद से सुन लो, जो भी होल नंबर या पूर्ण संख्याएं होती हैं उनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। कहाँ से होती है, 0 से होती है। मान लो अभी यहाँ नेचुरल नंबर की बात होती, प्राकृतिक संख्या की बात होती, तो उसकी स्टार्टिंग बेटा 1 से होती, क्योंकि यहाँ होल नंबर की बात हो रही तो स्टार्टिंग किससे होगी, 0 से होगी। ठीक है, तो 0 पहला होल नंबर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है, 4 है। ठीक है, और आपसे कह रहा है प्रथम 5 का मतलब प्रथम 5 मैंने लिख ली, 0 1 2 3 4। ठीक है, कह रहा है कि वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत मुझे निकालना है। तो बताओ बेटा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या कर लो, 5। तो 16 9 25 और 25 5 30, 30/5, 30/5 कितना हो गया, 6। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज की टेस्ट में जो अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड है। कह रहा है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 68 km/h। द टाइम इन सेकेंड it will take to pass another train 150 meter long which is moving at 50 km/h in the same direction from the moment they meet is। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 68 किलोमीटर की गति से चल रही है, उसे 150 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में चल रही को पार करने में कितने सेकंड लेगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। कल भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन आया था अपोजिट वाला। आज के बाद से सुन लो बेटा, कभी भी दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें, कैसे मूव करें, सेम डायरेक्शन में। मान लो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ क्या L2 है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। s1 डिफरेंस s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 + L2/T हो जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो s1 डिफरेंस s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 + L2/T हो जाएगा। क्लियर है। अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो s1 + s2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो बेटा, पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 68 है, 68 माइनस अगली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50 है। ठीक है, और मैंने कहा था कल km/h को मीटर/सेकंड बदल लेना, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू L1। पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 है, अगली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 है, और डिवाइडेड बाई टाइम हमें निकालना है ना। ठीक है, देखो 68 में से 50 माइनस करोगे तो 18 आएगा,
18 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे कितना आएगा 350/t, या 18 से 18 कट गया, t बराबर कितना आ गया 5 सते 35 और 0, तो टाइम कितना आ गया 70 सेकेंड। मतलब 70 सेकेंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस। अगर मान लो यहाँ अपोजिट कर देता तो मैं क्या कर देता, प्लस कर देता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ये सब आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा मेंसुरेशन से आ गया है। कह रहा द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 84 सेंटीमीटर एंड इज बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। समकोण संकुल शंकु राइट सर्कुलर कोन की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर, इसकी आधार त्रिज्या बेस रेडियस 3.5, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले मैं इसको डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे शंकु बेटा ऐसा बनता है, जो राइट सर्कुलर कोन बनता है वो समथिंग ऐसा बनता है ना। इसकी हाइट आपको दी गई है कितनी, 84 सेंटीमीटर, हाइट 84 सेंटीमीटर दी गई है। रेडियस आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। आज के बाद से एक बात जान लो कि राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, जहाँ पे एल स्लैंट हाइट होती है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो √r² प्लस h² होता है ना। ये होता है एल ये होता है ना। मैंने सारी बातें आपको कोन में बता दी हैं, लेकिन हमें तो केवल वॉल्यूम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा ना। तो यहाँ पे लगा देते हैं v = 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए इंटू r। r कितना है 3.5 का स्क्वायर। अगर 3.5 को मैं 7/2 इंटू 7/2 लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि r स्क्वायर है ना, तो 3.5 इंटू 3.5 तो उसको 3.5 7/2 भी लिख सकते हैं ना। और इंटू हाइट कितनी बेटा, हाइट इसकी कितनी है, हाइट दी है 84 ना, 84 दी गई है ना। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 और 4 1 कम 4 और 3 सते 21, और यहाँ पे 22 गुणे 49 आ गया। 49 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1078 समथिंग आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मैंने पहचाना कैसे, 9 दूना 18 होता है, किसके यूनिट डिजिट में 8 है, केवल इसी में, तो मैंने मल्टीप्लाई कराया नहीं, सीधे समझ गए। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन से ही है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। किसी वृत्त और आयत की परिधि, बोले तो पेरीमीटर एक समान है, आयत की भुजाओं की माप 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहले बेटा क्वेश्चन की केवल पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, किसी वृत्त और आयत की परिधि एक समान है। ठीक है, देखो परिधि का मतलब क्या होता है कि एकदम साइड वाला। जैसे मान लो ये हमने ये आयत बना लिया ना, आयत, और ये वृत्त है ना, तो बेटा ये जो इसका आउटर पोर्शन देख रहे हो यही इसका क्या है, परिधि है। क्लियर है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है किसी वृत्त और आयत की परिधि एक समान है। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, 2πr होती है, होती कि नहीं होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, एरिया πr² होता है ना। और आयत का क्या होता है, आयत की परिधि क्या होती है, 2 × l+b। क्यों होती है भाई, जैसे ये लंबाई तो l + l 12 होगा, b + b 2b होगा, तो 2 × l+b तो होगा ना। ठीक है, तो बताओ बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r बराबर l+b। l कितना है दिया गया 18, b कितना है 26 है ना, तो यहाँ पे 22/7 r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 ना, और 22 दूना हो गया 44, तो r बराबर कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया 14। क्लियर है, मतलब जो सर्कल है उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गई है ना, लेकिन हमें सर्कल की रेडियस नहीं बतानी, एरिया बताना। तो सर्कल का जो एरिया होता है बेटा क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr²।
तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है बेटा 14 और आर कितना है 14, ठीक है। तो 7 दूना 14 है ना, तो यहाँ पे कर लीजिए 22 दूना 44 और 44 गुणे 14 कर लीजिए, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 मतलब 616 आएगा। कैसे मैं जाना, देखो पूरा मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, बस यहाँ पे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, किसके यूनिट डिजिट पे 6 है, इसके, इसका मतलब यही आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन cx², शायद आपको इक्वेशन नहीं दिख रही होगी, मैं लिख दे रहा हूँ, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ दिख रहा होगा, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के मूल क्या होंगे ना। एक इक्वेशन है बेटा, कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा बीटा। सुन लो मेरी बात, आज के बाद से पहली बात ये जान लो, सम ऑफ द रूट, किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं ना। देखो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है, ठीक है, -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, वो क्या होता है, c/a होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी अगर आपको इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप की दी गई है ना, तो उसमें मूलों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होगा। b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है, -b/a होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c/a, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, x² का गुणांक है। क्लियर है, ठीक है। तो भाई देखो ये वाली जो इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 थी, इसके रूट्स अल्फा बीटा भी थे, और मैंने इससे इसके थ्रू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकाल ही लिया, ठीक है। लेकिन हमें तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स बताने जो कि ये वाली है, ये इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। हमारी इक्वेशन तो ऐसी है ना बेटा, क्लियर है, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। अच्छा अगर मान लो मैं यहाँ पे कहूँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में कहूँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो बताओ सम ऑफ रूट्स इसका क्या होगा, -b/c होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, -b/c होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, तुम यहाँ पे देखो जरा, क्या -b/c इन दोनों का यूज़ करके तुम किसी तरह से -b/c ला सकते हो, हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। जरा देखो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b/a डिवाइडेड बाई c/a। a से a कटा तो बताओ -b/c आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। और यहाँ अगर डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो यहाँ 1/बीटा प्लस 1/अल्फ़ा समथिंग बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -b/c बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो कैसे डिवाइड किया। देखो एक बार अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा कर लो तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा 1/बीटा आएगा, एक बार बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा कर लो, बीटा तो 1/अल्फ़ा आएगा, ठीक है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c आ गया। तो बताओ मैं इस b/c की जगह, मैं इस b/c की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा लगने लगा कि इस इक्वेशन के रूट्स पक्का 1/अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होंगे। इसको अगर मुझे कंफर्म करना है तो कंफर्म करने के लिए क्या कर लो, प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लूँ तो क्या होगा, a/c होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, a/c, क्योंकि इस ये वाला डिवाइडेड बाई x² का गुणांक होता है a/c। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा बराबर c/a है, और जबकि यहाँ पे क्या a/c है। तो बताओ जो a/c है वो c/a का अपोजिट है कि नहीं है। अगर अपोजिट है तो सीधी सी बात है, अगर ये अल्फ़ा बीटा है तो पक्का, ये अल्फ़ा बीटा है तो पक्का ये क्या होगा, ये 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा होगा इज इक्वल टू a/c। नहीं समझे,
कैसे हुआ भाई, आप खुद देख लो। इस अल्फा बीटा को नीचे लेते जाओ तो 1 अपॉन अल्फा बीटा हुआ, और a अपॉन सी को नीचे ऊपर लेते आओ तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा। तो हम समझ गए कि इस वाली इक्वेशन के, जो इस इक्वेशन के रूट्स हमसे पूछे गए थे, वो रूट्स पक्का क्या हैं, वो रूट्स पक्का क्या है, बी ऑप्शन, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। देखो बेटा मैंने कुछ किया नहीं, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। पहले जो एक गिवन इक्वेशन थी, मैंने उससे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकाल लिया। कैसे, अल्फा अपॉन बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका भी मैं सम और मल्टीप्लाई निकाल लेता। अगर इसका सम निकालूं तो माइनस बी अपॉन सी होगा, और मल्टीप्लाई निकालूं तो ए अपॉन सी होगा। तो जब हमने माइनस बी अपॉन सी देखा तो हमने देखा इन दोनों का यूज़ करके किसी तरह माइनस बी अपॉन सी आ सकता है। तो हमने देखा जब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तभी माइनस बी अपॉन सी आ सकता है। तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो देखो माइनस बी अपॉन सी आ गया। इसको भाग करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आ गया। तो हम समझ गए माइनस बी अपॉन सी की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के क्या होगी, बराबर होगी। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा तो ए अपॉन सी है, जबकि यहाँ क्या है, सी अपॉन है। तो बताओ ए अपॉन सी अपॉन ए का उल्टा है। अगर यहाँ ए अपॉन सी है तो पक्का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा है तो पक्का यहाँ 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा ना। तो हम समझ गए कि पक्का उसके रूट्स क्या, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। क्लियर है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चन ठीक थे, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो कल भी इसी तरीके से अगले कुछ मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके अलावा 5 अक्टूबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं MPSI MP कांस्टेबल के, आप लोग उससे ज्वाइन करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। और इस क्लास को भी, जो आपको ये पेपर में सॉल्व करा रही हूँ, इसको भी आप लोग अटेंड किया करिए, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।